नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न वन के जावा के ये सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा के टाइप्स। हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रोग्रामिंग किसके लिए बनाते हैं? डेटा के लिए। हमको कहीं ना कहीं डेटा को कुछ मैनेज करना है, डेटा को एनालाइज करना है, तो हम हमेशा डेटा पे काम करेंगे। अब ये जो डेटा है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जावा के अंदर कौन कौन से टाइप के डेटा है और उसको कैसे स्टोर किया जाता है, क्या वैल्यूज हो सकती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं हायरार्की ऑफ डेटा टाइप्स, कि डेटा टाइप्स जो है उसको पूरा हायरार्की में देखना कि भाई कौन सा है जो जेनेरिक डेटा टाइप है, फिर स्पेशलाइज होके और कौन कौन से टाइप्स बनते हैं। तो इस तरह से पूरा इसका जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करते हैं समझने के लिए। तो जावा के अंदर जो डेटा टाइप्स है वो दो कैटेगरी में फॉल होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ये दो अलग अलग कैटेगरी है। ये दो कैटेगरी कैसे की गई है? तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो क्या है? वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में या ऑलरेडी कंपाइलर के पास रहते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव है वो जनरली ऐसे हैं जो प्रोग्रामर डेवलपर अपने हिसाब से बनाते हैं, उसको नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का नॉर्मल मतलब क्या कि जो पहले से चला आ रहा है, जो ऑलरेडी है वो चला आ रहा है, उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। और जो प्रिमिटिव नहीं है उसको नॉन प्रिमिटिव, या फिर हम प्रोग्रामिंग में जावा में स्पेसिफिकली उसको रेफरेंस डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। तो हम ये यूनिट के अंदर पहले प्रिमिटिव टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम नॉन प्रिमिटिव यानी कि रेफरेंस डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। प्रिमिटिव मतलब क्या कि जो बेसिक डेटा टाइप्स, जो बेसिक स्टोर करने में, उसमें वैल्यूज चेंज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं, वो बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव मतलब कि उसके पास कुछ एडिशनल मेथड्स भी होगी जो हम कॉल कर सकते हैं, है ना। तो हम उसको कॉपी करना है तो सीधा हम बोल सकते हैं कॉपी नाम की मेथड हमारे पास हो सकती है। मतलब बेस्ड ऑन कौन सा डेटा टाइप है उसमें हमारे पास अलग अलग मेथड्स हो सकती है जो हम कॉल कर सकते हैं। बट प्रिमिटिव में ऐसा कुछ मेथड नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल हमारे पास डेटा है, डेटा को ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, जो करना है आपको डेटा को करो, उसको प्रिंट करो, उसमें वैल्यू डालो, इस तरह से कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा मेथड्स प्रिमिटिव में नहीं होता है, रेफरेंस या नॉन प्रिमिटिव में रहता है। अब प्रिमिटिव टाइप पे हम फोकस करें तो प्रिमिटिव जो है वो हम बुलियन ले सकते हैं या फिर न्यूमेरिक ले सकते हैं। बुलियन मतलब कि जो बुलियन है, ये पूरा हम डिटेल में सारे डेटा टाइप्स हम देखेंगे। सो बुलियन डेटा टाइप मतलब कि जिसमें लॉजिकली ट्रू या फॉल्स वैल्यू रहती है। फिर हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अगेन न्यूमेरिक डेटा टाइप की को हम तीन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करके समझ सकते हैं। एक तो हो गया कैरेक्टर, दूसरा हो गया इंटीग्रल वैल्यू, और तीसरा हो गया फ्लोट मतलब कि फ्रैक्शनल वैल्यू। अब दो ही टाइप पहले हमने बताई, बुलियन और न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक के अंदर कैरेक्टर, तो न्यूमेरिक मतलब नंबर, तो नंबर के अंदर कैसे कैरेक्टर्स? तो इसके लिए हम सबको पता ही है कि कंप्यूटर्स जो है उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। कंप्यूटर में डेटा हमेशा खाली 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। 0 और 1 मतलब बाइनरी। तो आपको चाहे जो भी कैरेक्टर स्टोर करना है, आपको आपका नाम स्टोर करना है, कोई मूवी का नाम स्टोर करना है, कोई सब्जेक्ट का नाम स्टोर करना है, आपको कोई सेलिब्रिटी का नाम स्टोर करना है, जो भी स्टोर करना है, ठीक है। आप कैसे स्टोर कर सकते हो? आपको सपोज अपना नाम, नम्रता जो है उसको अपना नाम स्टोर करना है तो NAMRATA उसको स्टोर करना है। तो क्या मेमोरी पे N स्टोर होगा? नहीं। मेमोरी पे N को स्टोर करने के लिए पहले N को एक नंबर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो N का नंबर जो है इक्विवेलेंट वो स्टोर होता है। तो आपको कैरेक्टर कोई भी, अगर आपको सिंबल हैश स्टोर करना है तो हैश के लिए भी एक नंबर है जो स्टोर होगा, ठीक है। तो नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उसका बाइनरी स्टोर होता है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो अगर उसके अंदर दो कैटेगरीज है, तीन कैटेगरीज है, कैरेक्टर है, नंबर में अगेन इंटीग्रल पार्ट हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स। कैरेक्टर के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है कैर। इंटीग्रल को वापस हमने
अलग अलग हमारे पास कैटेगरी है, बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। और फ्रैक्शनल या फिर फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए फ्लोट और डबल, ये 2 डेटा टाइप्स है। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास क्लास, एरे, इनम और भी बहुत सारे हैं, इंटरफेस है, पैकेज है, वो नॉन प्रिमिटिव में हम डिटेल में देखने वाले हैं। बट प्रिमिटिव की कैटेगरीज जो है तो ये इस तरह से कैटेगराइज किया है। सो अल्टीमेटली जावा के पास जो डेटा टाइप्स अवेलेबल है वो है बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट। ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो जावा के पास पहले से है। जो यहां पर नीचे लिखी गई है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स है। अब एक एक थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले बूलियन लेते हैं। तो बूलियन वैल्यूज को स्टोर करना है तो हमारे पास 2 ही पॉसिबल बूलियन वैल्यूज है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। दोनों में से एक वैल्यू ही हमारे पास हो सकती है। और ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के लिए उसको एक ही बीट की जरूरत है, पर हो सकता है उसको 1 बाइट, क्योंकि 1 बीट का अलोकेशन नहीं होता है। 1 बीट ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक ही बीट का काम है तो वेरिएबल को 1 ही बीट मिले। नहीं, वेरिएबल को 1 बिट नहीं दे सकते, आधा नहीं दे सकते। समझो कि हमारा एक सोसाइटी है। अब सोसाइटी जो है वो अलग अलग प्लॉट एरिया में डिवाइडेड है। अब अगर आपका कंस्ट्रक्शन आपने आधे प्लॉट में किया है, आधा प्लॉट खाली है, तो किसी का घर क्या उसी प्लॉट से शुरू हो जाता है? नहीं, आपका जो भी प्लॉट है, आपका जो भी मेमोरी है, आपका जो भी बाइट है, वो आधे बाइट किसी को, आधा बाइट किसी को, ऐसा नहीं दे सकते। बाइट तो पूरा ही, काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या काफी मशीन तो एक साथ 2 बाइट्स, कम से कम 2 बाइट मिलेगी, चाहे आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसा होता है। तो बुलियन को 1 ही बिट चाहिए, लेकिन उसको 1 बाइट मिलेगा। उसको चाहिए 1 बिट, क्योंकि उसको खाली जो हमारे पास 0 या 1 में स्टोर करना है तो खाली 0 और 1 ही स्टोर करना है। 0 है मतलब फॉल्स है, 1 है मतलब ट्रू है, बट उसको मिलेगा 1 बाइट। अगर हम कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या जाती है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें जाती है फॉल्स। किस तरह से बुलियन वैल्यू वेरिएबल्स को बनाते हैं? वेरिएबल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से बनाते हैं। तो हमको डेटा टाइप लिखना है। बुलियन इज द डेटा टाइप। आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल केस में मैंने लिखा है। तो बुलियन स्मॉल केस में डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और फिर वेरिएबल का नाम, और उसको मैंने इनिशियलाइज भी किया है इज इक्वल टू फॉल्स। सिमिलरली बुलियन इज जावा फन, वो वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू ट्रू। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि बुलियन है तो हमें इज से ही शुरू करना है। आप मेरे ये 2 एग्जांपल देख के आप ये नहीं समझना कि ये दोनों इज से शुरू हो रहे, मतलब बुलियन मतलब इज से ही लिखना है। बट जनरली अगर उसके अंदर बुलियन वैल्यू है, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब हम कहीं उसमें चेक कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए मैंने इज रखा है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बुलियन फ्लैग, बुलियन प्रेजेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट जनरली ये कन्वेंशन फॉलो होता है। तो हम एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं कि बुलियन डेटा टाइप बनाते कैसे हैं। तो हम एक बुलियन डेटा टाइप बनाते हैं। ये नोटपैड मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बना रही हूं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूं, फॉन्ट, और उसकी साइज थोड़ी सी मैं बड़ी कर देती हूं, क्लास। अब यहाँ पे डेटा टाइप डेमो, इस तरह से क्लास बनाया मैंने। क्लास अगेन कीवर्ड है, इसलिए हमको क्लास ही लिखना है। डेटा टाइप डेमो आइडेंटिफायर है, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी है। उसके बाद थोड़ा सा मैं अंदर लिखती हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो कि ये क्लास के अंदर जा रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिखते हैं हम? पब्लिक, ये स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसा ही हमको लिखना है। और फिर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल से शुरू हो तो स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे आर्ग्स, ये लिखना है। फिर वापस ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब मेन के अंदर मुझे लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बुलियन इज प्रेजेंट इज इक्वल टू फॉल्स, सेमीकोलन। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी? प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे मुझे क्या
प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है इज प्रेजेंट की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इज प्रेजेंट, फिर सेमीकोलन। अब मैं इसके यहाँ पर मेथड को क्लोज करूंगी और यहाँ पर मैं अपना क्लास क्लोज कर रही हूँ। अब इसको मैं सेव करती हूँ। सेव करने के लिए इसका नाम हम जो चाहे जो मर्जी है दे सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या देंगे, डॉट जावा। तो यहां पर मैं एक फोल्डर बना देती हूं कोड के लिए, और इसके अंदर मैं यहां पर डेटा टाइप या फिर डेटा टाइप डेमो डॉट जावा, और इसको मैं सेव कर देती हूँ। अब इसको हम कंपाइल करेंगे। कहाँ से कंपाइल करेंगे, टर्मिनल पे जाके हम क्या लिखेंगे, जावा सी हमारा प्रोग्राम का नाम, पहले हमको cd कोड करना पड़ेगा और फिर जावा सी और हमारे प्रोग्राम का नाम डेटा टाइप डेमो डॉट जावा। अब कंपाइल हो गया। अब हम देखेंगे dir करके, तो यहाँ पे उसकी डॉट क्लास फाइल बन गई है। डॉट क्लास फाइल का नाम क्या होगा, जो हमारे क्लास का नाम है। हमारी फाइल जो सोर्स फाइल हमने बनाई है जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा है उसका नाम है डेटा टाइप डेमो डॉट जावा, और जैसे ही हमने कंपाइल किया तो जो भी हमारा क्लास का नाम है वो क्लास के नाम की हमारी डॉट क्लास फाइल बन जाती है। अब हमको अगर रन करना है तो कैसे रन करेंगे, जावा फिर क्लास का नाम लिखना है डेटा टाइप डेमो, जावा डेटा टाइप डेमो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने फॉल्स वैल्यू रखा है वो फॉल्स प्रिंट हो जाता है। अगर जैसे बताया कि अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स से इनिशियलाइज होता है, तो चेक करें ऐसा होता भी है। इनिशियलाइज नहीं किया मैंने और मैंने सीधा प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, मैं जैसे ही कंपाइल करूंगी तो एरर आ गई। क्या एरर आई, दैट वेरिएबल इज प्रेजेंट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। मतलब आप देखो कंपाइलर कितना स्मार्ट है, बोल देता है हमको, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं, खाली पढ़ना है, उसी से पता चल गया कि अच्छा हमने इज प्रेजेंट को इनिशियलाइज नहीं किया है। पर जबकि मैंने बताया कि आप इनिशियलाइज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो जाता है। तो वो फॉल्स तब होता है जब ये जो वेरिएबल है वो मैं इसकी जगह पे सीधा क्लास में बनाती हूँ, यहाँ पर बूलियन इज प्रेजेंट, तब वो फॉल्स से इनिशियलाइज होगा बाय डिफॉल्ट। तो अभी हम ये यहाँ पर लिख के मैं यहाँ पर उसको सीधा नहीं यूज कर सकती, उसके लिए अलग तरीका है, लेकिन यहाँ पे लिखने से वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होता है। तो मैं यहाँ पर आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि जब मेरा स्टेटमेंट है यहाँ पर दैट बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू फॉल्स से इनिशियलाइज होती है, तो वो मेन जो हमने मेथड लिखी है वो मेन मेथड के अंदर की बात नहीं कर रहे, क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं। वो क्लैरिटी आपको रहे इसके लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। जब हम क्लास को डिटेल में देखेंगे तब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि बुलियन को हम नहीं इनिशियलाइज करते हैं तो वो कैसे फॉल्स से इनिशियलाइज होता है। पर अभी जब डेटा टाइप समझ रहे तब हम समझ ले कि इसमें अगर मैं वैल्यू नहीं दूं और क्लास में बनाती हूं तो यहाँ पर क्लास का जो वेरिएबल है वो क्या होगा, फॉल्स होगा बाय डिफॉल्ट। तो अभी हमको अगर इसको यूज करना है तो मेथड के अंदर हमने रखा है तो उसमें इनिशियलाइजेशन जरूरी है, तो इसलिए या तो ट्रू या तो फॉल्स से हम इनिशियलाइज करेंगे। अब मैंने ट्रू से इनिशियलाइज किया, अब मैं इसको जब मैं रन करूंगी तो ट्रू आ गई वैल्यू, राइट। तो ये हो गया बुलियन डेटा टाइप। जनरली कहाँ यूज होता है, जनरली हमको जैसे फ्लैग में कहीं पर कि वैल्यू ट्रू है, मतलब वैल्यू वो बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, एम्प्लॉय पार्ट टाइम है या फुल टाइम, तो हम रख सकते हैं इज पार्ट टाइम या इज फुल टाइम नाम का वेरिएबल रख सकते हैं। तो इस तरह से बुलियन वैल्यूज का वेरिएबल्स का यूज होता है। अब दूसरा डेटा टाइप लेते हैं जो कि है कैरेक्टर। अब इंटीग्रल है, इंटीग्रल में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैरेक्टर से। तो कैरेक्टर को स्टोर करना है एक एक, तो जावा के अंदर जो डेटा टाइप अवेलेबल है वो है कैर। डेटा टाइप का नाम है कैर, तो कैर डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है। एक ही कैरेक्टर, अगर आपको अपना नाम स्टोर करना है तो अपना नाम स्टोर करने के लिए आपको बहुत सारे कैरेक्टर चाहिए। अगर आपका नाम नम्रता है तो NAMRATA, मतलब 7 कैरेक्टर्स आपको चाहिए, तब आपका नाम स्टोर हो सकता है। एक कैरेक्टर में एक कैरेक्टर, अगर मैंने लिखा है कैर X तो X में एक ही कैरेक्टर जा सकता है। अगर मैं डिक्लेयर करती हूँ कैर नेम
तो नेम के अंदर एक ही कैरेक्टर जा सकता है। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए तो मल्टीपल कैरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। कैरेक्टर हमेशा आपको सिंगल कोट्स में एनक्लोज करना है, सिंगल कोटेशन मार्क जो होता है उसमें आपको एनक्लोज करना है। जावा के अंदर एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, जैसे मैंने लिखा है ए डी, फिर लिखा है एस्ट्रिक का सिंबल है स्टार वाला, फिर लिखा है 0 एज अ कैरेक्टर, तो ये सारे एक एक डिजिट को मुझे स्टोर करना है। तो ए का कोड होता है और ए का मतलब कोडिफाई होता है, और उसका जो हमारे पास नंबर होता है वो नंबर स्टोर होगा कंप्यूटर की मेमोरी में। तो ये जो कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन कौन से फॉर्मेट में होता है कि ए मतलब कौन सा नंबर, बी मतलब कौन सा नंबर, तो जावा के अंदर जो है वो यूनिकोड कन्वर्जन होता है, यूनिकोड यूज होता है। अगर बाकी सारी कोई लैंग्वेजेस देखे तो जैसे सी और C++ में जो यूज होता है वो है ASCII कैरेक्टर, मतलब वो ASCII फॉर्मेट स्टोर होता है कि A मतलब 65, B मतलब 66, इस तरह से स्टोर होता है। और जावा के अंदर जो यूज होता है वो है यूनिकोड, मतलब यूनिवर्सल। क्योंकि इसका नाम यूनिकोड क्यों रखा, क्योंकि वो यूनिवर्सल कैरेक्टर कन्वर्जन सपोर्ट करता है। यूनिवर्सल मतलब कि अगर जावा के अंदर अगर आपको फ्रेंच में कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो फ्रेंच के कैरेक्टर्स का भी सपोर्ट है, चाइनीज कैरेक्टर का भी सपोर्ट है, इंग्लिश का सपोर्ट तो है ही है। अगर जर्मन में स्टोर करना है, लैटिन में स्टोर करना है, तो सारे कैरेक्टर्स उसके भी स्टोर होते हैं, इसलिए यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल मतलब खाली यूनिवर्स की इंडिया के बाहर की लैंग्वेज नहीं है। अगर मुझे हिंदी में स्टोर करना है, हिंदी का क स्टोर करना है तो हिंदी का क भी पॉसिबल है। अगर आपको पंजाबी कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो वो भी पॉसिबल है, मलयालम कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो जावा के अंदर यूनिवर्सल मतलब बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस एज वेल एज इंटरनेशनल बहुत सारी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स का सपोर्ट है। तो इसलिए जब इतने सारे हमको कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो हमको कम से कम 16 बिट्स मतलब 2 बाइट, 1 बाइट मतलब कितने बिट्स, 1 बाइट इज 8 बिट्स, इसलिए 16 बिट चाहिए, मतलब कि 2 बाइट्स स्टोर करते हैं। ओके, सो यूनिकोड क्या है, यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर एनकोडिंग, है ना, क्योंकि हमको यूनिवर्सल के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके कैरेक्टर का एनकोडिंग करना है, जो कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट करता है। क्या कैरेक्टर्स है या क्या इक्विवेलेंट है उसका डिटेल में हमको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कंपाइलर नहीं बना रही हूं, हम तो कंपाइलर को यूज करके प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो इसलिए यूनिकोड में कैसे कन्वर्ट होता है वो हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनिकोड है जावा में जिसके थ्रू कैरेक्टर का एनकोडिंग होता है, वो हमको जानना जरूरी है। अब हम यहाँ पे बुलियन के सिवा, अब ये बुलियन हमने ऑलरेडी टेस्ट करके देख लिया है, तो ये हमको चाहिए कि ये हम आगे यूज नहीं करने वाले अभी के प्रोग्राम के लिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। ये हो गया कमेंट। अब कमेंट क्या है, तो कमेंट है कि जब मुझे ऐसा चाहिए कि ये लाइन मैंने लिखी है लेकिन उसको कंपाइलर इग्नोर कर दे। हमने लिखी क्योंकि मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे रखना है कि क्योंकि बाद में हो सकता है मैं वापस से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन में कहीं पे ये इसको यूज करूं, या अगर आप भी बना रहे हो तो आपको पता चले कि नहीं मैंने ये ट्राई किया था और ये आ रहा था। इसलिए ये कमेंट होता है जो हम प्रोग्रामर को पढ़ाई देता है, कंपाइलर को पढ़ाई नहीं देता है कि इसके आगे, मतलब पढ़ता है पर इग्नोर कर देता है। तो ये हो गया कमेंट्स, राइट। तो ये सिंगल लाइन को इस तरह से कमेंट करते हैं, और अगर ब्लॉक को सपोज 15 लाइन है तो 15 लाइन में ऐसे आप डबल स्लैश नहीं लगाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ब्लॉक शुरू में कमेंट कर दिया और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक के एंड में एंड कमेंट कर दिया, मतलब इतना पार्ट मेरा कमेंट हो गया। मतलब कि अब कंपाइलर इतने पार्ट को इग्नोर करेगा। अब हमारा जो प्रोग्रामिंग शुरू होगा वो नीचे की लाइन से। प्रोग्राम में कहीं पर भी कोई भी लाइन को मुझे इग्नोर कर देना है, कंपाइलर इग्नोर करे ऐसा चाहिए, तो हम उसको कमेंट कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से होता है, और मल्टी ब्लॉक में अगर मुझे कमेंट करना है तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है, तो कैरेक्टर हम स्टोर करवाएंगे। सेपरेटर मुझे चाहिए कि मेरा सेपरेटर जो है वो सेमीकोलन है, तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि सेपरेटर मेरा SCP नाम का मेरा वेरिएबल है जिसको मैंने इनिशियलाइज किया है सेमीकोलन से, और डेटा टाइप कौन सा है, कैर।
अब मुझे प्रिंट करना है तो सिंपली system.out.println और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी SEP। तो अब मेरा जो सेपरेटर है वो प्रिंट हो जाएगा जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगी। अब मैं मेरे प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ, कंपाइल हो गया। अब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो सेमीकोलन प्रिंट हो गया। मतलब ये सेमीकोलन स्टोर करने के लिए सेमीकोलन का इक्विवेलेंट एनकोड यूनिकोड स्टोर होगा जिसको 2 बाइट्स मतलब कि 16 बिट्स दिए जाएंगे। तो ये हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नंबर है इंटीग्रल है हमारा वो शुरू हुआ। सबसे पहले है बाइट। तो बाइट है मतलब 1 बाइट चाहिए इसको। तो ये 1 बाइट में जब हम नंबर को स्टोर करेंगे तो एक ही बाइट मतलब 8 बिट्स होंगे जिसमें हमारा नंबर स्टोर हो सकता है। तो नंबर की रेंज क्या होगी, क्योंकि नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव को भी नंबर्स को हमको उसी 8 बिट में स्टोर करवाना है। तो -128 से लेकर 127 तक की रेंज के हमारे नंबर्स हो सकते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो मैं स्टोर कर सकती हूँ इंटीग्रल, अगर मैंने बाइट डिक्लेयर किया है तो वो -128 हो सकता है और लार्जेस्ट नंबर में जो स्टोर कर सकती हूँ वो हो सकता है 127। अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो बाइट है वो किससे इनिशियलाइज होंगे, वो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होंगे। कहाँ पे, क्लास की बात हो रही है। ओके अगर मुझे नंबर स्टोर करना है तो स्मॉलेस्ट जो मेरे पास डेटा टाइप अवेलेबल है वो है बाइट, क्योंकि उसकी रेंज देखो -128 127। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब स्मॉलेस्ट मेमोरी कंजम्पशन इसमें हो सकता है। अगर आपको सपोज आपका रोल नंबर 1 है तो आपको रोल नंबर 1 स्टोर करना है, तो ऐसा नहीं कि 1 स्टोर करना है तो मुझे एक ही बिट चाहिए। तो हम क्या, अगर नंबर है तो हम कम से कम, मुझे पता है कि इसमें मुझे रोल नंबर्स ही स्टोर करने हैं और रोल नंबर्स मेरे 60 से ज्यादा कभी होने ही नहीं वाले हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बाइट डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकती हूँ, राइट। सो स्मॉलेस्ट साइज 1 बाइट में आपका काम हो जाएगा। कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, बाइट और वेरिएबल का नाम ऐसे डिक्लेयर होता है। जब आपको उसको इनिशियलाइज करना है या असाइन करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बाइट डेटा टाइप है, अगर उसको मुझे चाहिए तो हम बाइट डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो यहां पे हम रखेंगे बाइट, स्मॉल केस में सारे डेटा टाइप्स, एंड माई इंटीजर, फिर हम रख सकते हैं माई इंटीजर इज इक्वल टू 23 एंड फिर हम रखेंगे system.out.println और यहां पे हम क्या प्रिंट करेंगे, माई इंट। अब मैं इसको कंपाइल करूंगी, तो ये मैंने कंपाइल किया, रन कर दिया मैं इसको कंपाइल करूंगी। देखो अब मैंने रन किया तो उसने क्या, अभी देखो मैं वापस दिखाती हूँ। मैंने रन करके यहाँ पे देखा तो क्या प्रिंट किया, सेमीकोलन। तो मैंने तो सेमीकोलन वाली लाइन कमेंट कर दी है, तो क्यों प्रिंट किया, क्योंकि ये चेंज करने के बाद क्या नई डॉट क्लास फाइल बनी है, नहीं, हमने नई डॉट क्लास फाइल तो नहीं बनाई है। तो डॉट क्लास फाइल तो पुरानी है जिसमें हमने सेपरेटर को, मतलब ये वाला सेपरेटर इज इक्वल टू सेमीकोलन लिखा था, तो इसलिए वही डॉट क्लास फाइल हमने रन कर दी, तो इसलिए हमारा सेमीकोलन प्रिंट हुआ। अब मैंने चेंज किया, तो चेंज करने के बाद मुझे डॉट क्लास फाइल वापस से बनानी है। कैसे बनाएंगे, जावा लिख के। अब हम इसको रन करेंगे तो 23 आ गया, फाइन। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको और मॉडिफाई करके दिखाना चाहूंगी। अब ये प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करते हैं कि यहाँ पर जो उसका डेटा हमने रखा है इसकी वैल्यू में चेंज करके रख देती हूँ 127। हमारी, वापस मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी जो बाइट है उसकी रेंज क्या है, -128 से लेकर 127। अब मैंने ये 127 मतलब कि हाईएस्ट नंबर है वो मैंने डाल दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये जो मेरा माई इंट है उसको मैं 1 से इंक्रीज करती हूँ। ये प्लस प्लस लिखा मतलब +1 से इंक्रीज होगा ये, और सेमीकोलन आ गया, मतलब 120 हाईएस्ट नंबर तो था, अब हाईएस्ट नंबर को भी 1 से इंक्रीज करो। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको 27 करती हूँ और फिर मैंने 1 पहले 27 कर देते, ठीक है। सो पहले मैंने 27 किया, अब मैंने 1 से इंक्रीज किया। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ।
तो जैसे मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, मैं रन करती हूँ तो 27 का क्या बन गया 28। अब मैं 127 करती हूँ, फाइन। अब मैं वापस से कंपाइल करूंगी, अब मैं वापस से उसको रन करती हूँ। ओह, तो 127 का तो ये -128 हो गया, मतलब नेगेटिव साइन कैसे आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये करते हैं कि इसको और एक बार वापस से हम करते हैं माई इंट प्लस प्लस, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो ये -127 हो गया। मतलब क्या कि इसकी जो रेंज है वो रेंज के बाहर की वैल्यू हम नहीं डाल सकते हैं। 127 लार्जेस्ट वैल्यू था और -128 स्मॉलेस्ट वैल्यू था, तो 127 को हम +1, जैसे 27 का +1 किया तो 28 हो गया, तो 127 को +1 करेंगे तो 128 नहीं किया, उसने क्या कर दिया, नंबर हमारा चेंज कर दिया, -128 कर दिया। तो ये हमको याद रखना है कि जब हम कोई भी डेटा टाइप रहते हैं यूज करते हैं तो उसकी क्या रेंज है, जो रेंज की ही वैल्यूज हमको देनी है, फाइन। ये स्टोरेज और रेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आप एक ग्लांस दिखा देती हूँ। इटसेल्फ ये हमारा कंप्यूटर्स में कैसे स्टोर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट और बाइनरी हेक्साडेसिमल, इसके लिए तो अलग ही सब्जेक्ट होता है। वो हम पूरा सब्जेक्ट तो इसमें कवर नहीं कर सकते, हमारे स्कोप के ही बाहर है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जब मैं बोल रही हूँ कि ये एक बाइट यूज करता है, 8 बिट्स यूज होते हैं, तो 8 बिट्स में उसका रेंज कैसे 128 से 127 -128 से 127 जाता है, तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ओवरव्यू में। तो जैसे अगर हम बोलते हैं नॉर्मली 37, तो ये 37 हमारा क्या है, 37 वो डेसिमल नंबर है, डेसिमल हमारा बेस है। डेसिमल बेस मतलब डेक मतलब बेस होता है 10। तो अगर मैंने लिखा 37, तो व्हाट इज 37, तो 37 मतलब क्या कि ये जो 3 और 7 है, ये जो 3 है उसको हम 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 जो है उसको 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो मतलब 10 टू द पावर 0 मतलब हो गया 1 इंटू 7 मतलब 7, फिर 10 टू द पावर 1 मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 30, फिर 30 प्लस 7 मतलब हो गया 37। सिमिलरली सपोज 658 है, तो हम क्या करते हैं, 8 को 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 को 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। ये 10 का पावर क्यों, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, तो इसलिए जितने भी हमारे डिजिट्स होते हैं उसको राइट से शुरू करते हैं। राइट साइड का जो होता है वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है और जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं वहां पे मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब वो पावर 0 से शुरू होता है, फिर उसके बाद का पावर 1 आएगा, उसके बाद का पावर 2 आएगा, जो उसका रेस 2 होता है, पावर 3 आएगा। इस तरह से जितने डिजिट्स होता है, तो 2 डिजिट है तो 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1। 5 डिजिट है तो 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4। तो 5 डिजिट है तो 10 टू द पावर 0 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक जाते हैं। अगर मेरा 6 डिजिटेड नंबर है, 6 डिजिटेड, तो 10 टू द पावर 0 से शुरू करके 10 टू द पावर 5 तक जाते हैं और हर एक डिजिट जो होती है वो हर एक डिजिट को उसके इक्विवेलेंट प्लेस वैल्यू वाला जो 10 टू द पावर आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो हमारा एक्चुअल नंबर बनता है। तो ये हमारा डेसिमल हो गया। अब कंप्यूटर में तो हर चीज डेसिमल में नहीं होती है, कंप्यूटर में हर चीज कैसे होती है, बाइनरी में। बाइनरी मतलब बाई मतलब कि जिसका बेस होता है 2। तो मतलब अगर मैं 2 बिट्स की ही बात करूं तो 2 बिट्स अगर मेरे पास है तो 2 बिट्स में पॉसिबल क्या हम स्टोर कर सकते हैं, 0 0, दोनों बिट्स मेरे 0, या तो फिर पहला 0 फिर 1 मतलब 0 1, या तो फिर 1 0 या फिर 1 1। तो ये 4 में से कोई एक हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो अगर मेरे पास 2 ही मेरे पास अगर बिट्स है तो हम क्या कर सकते हैं, 0 और 0 को स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर 0 और 1 स्टोर कर सकते हैं, या फिर 1 और 0 स्टोर कर सकते हैं, या फिर 1 और 1। ये 4 कॉम्बिनेशन है जो हम स्टोर करते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास 2 बिट है इस तरह से, तो ये वाला जो बिट है उसका चलेगा 2 टू द पावर 0
और ये वाला जो बिट होगा वो होगा 2 to the power 1। यहाँ पे मैंने रखा है 1 और यहाँ पे भी मैंने रखा है 1, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो 2 to the power 0 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 2 to the power 1 मल्टीप्लाई बाई 1। जैसे हमने डेसिमल में किया था वैसा ही इसमें, कि बाइनरी है इसलिए बेस बनेगा 2 और पावर राइट साइड से 0 से लेकर जैसे जैसे हम आगे बिट्स में बढ़ते जाएंगे वैसे पावर का एक एक इंक्रीज होगा। ये जो भी वैल्यू आएगी वो हम हमारी जो भी यहाँ पर बिट जो भी है, 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 2 to the power 0 मतलब किसी का भी पावर 0 करते हैं मतलब 1, वैल्यू 1 आती है, 2 to the power 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 1। फिर उसको हम ऐड करेंगे किसके साथ? तो 2 to the power 1, तो 2 to the power 1 मतलब क्या? 2। उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2, तो 1 प्लस 2 मतलब हो गया 3। तो मतलब अगर बाइनरी में मेरे पास 1 और 1 है तो मतलब डेसिमल का जो हम 3 समझते हैं वो ऐसे स्टोर होता है, राइट। और स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं देखूं तो दोनों बिट 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे 2 to the power 0 या 2 to the power 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 प्लस 0 मतलब 0। तो मेरा जो रेंज है वो जाएगा 0 से लेकर 2 to the power 2 minus 1, मतलब कि वो जाएगा कहां तक? 3। सो मेरी रेंज क्या है? 0 to 3। कब? जब मेरे पास 2 ही बिट्स होते हैं तो 2 बिट होने से मेरा रेंज हो जाता है 0 से लेकर 3। वो कब होता है? जब हम पॉजिटिव्स ही कंसीडर करते हैं। अभी इसमें साइन तो हमने सोची नहीं है कि नेगेटिव नंबर्स कैसे स्टोर होंगे, नेगेटिव भी नंबर्स भी तो हो सकते हैं, ये तो हम अभी पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स है तो एक हमारा जो बिट है जनरली हर एक में, वो जो लेफ्ट मोस्ट बीट होता है ना, वो नंबर के मतलब साइन के लिए यूज होता है, कि वहां पे अगर 1 है मतलब नंबर नेगेटिव, जो लेफ्ट मोस्ट बीट जितने भी, सपोज मैं बोलूं कि मैंने जो मेरा जो स्टोरेज है मेरे पास सपोज 8 बिट्स यूज हो रहे हैं, 8, एक बाइट मतलब 8 बिट्स, 8 बिट्स, तो 8 बिट में जो 8वां बिट होता है लेफ्ट साइड का फर्स्ट, वो साइन स्टोर करता है, और बाकी के जो 7 बिट्स होंगे वो 7 बिट्स में क्या स्टोर होंगे? हमारा नंबर स्टोर होगा। तो इसी तरह से अगर नेगेटिव नंबर्स को भी कंसिडर करना है तो हमारी रेंज तो और डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक बिट ऑलरेडी चला गया, तो इसलिए हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी स्टोर करने की? -2 से लेकर 1। फाइन। तो अगर हम अभी देखें तो अगर मेरे पास 8 बिट्स है तो 8 बिट्स में 2 to the power 0 से लेकर 2 to the power 7 जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा 8th वाला बिट होगा वो तो क्या होगा? वो साइन के लिए रिजर्व हो जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर में हमारे पास एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसकी रेंज जो है वो क्या होगा? -2 to the power 7 से लेकर 2 to the power 7 - 1 तक। तो 2 to the power 7 मतलब क्या? 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 32, 64, 64 to the 128, राइट। तो इसलिए जब हमको 8 ही बिट्स मिल रहे हैं तो 2 to the power 0 मतलब 1, तो 2 to the power 2, 3, 4 इस तरह से करो तो 2 to the power 1 is 2, फिर 2 to the power 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 to the power 7 क्या निकला हमारा? 128। तो इसलिए हमारी रेंज क्या है? -128 से लेकर 127। फाइन। तो ये मैं खाली आपको एट अ ग्लांस, पूरा इसमें डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन ये रेंज कैसे डिसाइड हो रहा है या क्यों बाइट है तो उसका रेंज क्यों इसमें खाली -127 से लेकर -128 से लेकर 127 तक, वो इसलिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट। जब अगर हमको नंबर स्टोर करना है तो नंबर जो है वो -127 -128 से लेकर 127 से की रेंज में फॉल नहीं होता है, नेगेटिव में या उससे स्मॉलर है या पॉजिटिव में उससे बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट यूज कर सकते हैं। शॉर्ट जो है उसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी है बाइट से। क्यों बड़ी है? क्योंकि उसको 2 बाइट्स मिल रहे हैं। 2 बाइट्स मतलब कि 16 बिट, तो 16 बिट मिल रहे हैं, मतलब कि 2 to the power 15 हम कर सकते हैं, तो उसकी रेंज क्या होगी? -2 to the power 15 से लेकर 2 to the power 15 - 1।
मतलब क्या मिलेगा, -32768 से लेकर 32767 तक का हमारा अगर नंबर है तो हम शॉर्ट यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू शॉर्ट की भी क्या रहेगी, 0 रहेगी, राइट, बट ये बाइट से बड़ा हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर शॉर्ट का अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैपिटल में नहीं लिखना है, सारे जो डेटा टाइप्स है वो क्या है, स्मॉल में है, इसलिए हम लिखेंगे शॉर्ट ए नंबर। और इसमें भी हम अगर चेक करें, अगर मेरा नंबर है शॉर्ट, उसकी रेंज 32767 है तो 32767 से ऊपर का हम नंबर नहीं दे सकते। मतलब क्या कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करें यहाँ पर, अब इतने पार्ट को मैं क्या कर देती हूँ, मैं इतने पार्ट को कमेंट कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या रखती हूँ, यहाँ पर मैं रखती हूँ शॉर्ट, और शॉर्ट में मैंने रखा माई इंट इज इक्वल टू, मेरी रेंज जो है उससे बाहर का नंबर 32767 है, मैं उसकी जगह पे 52767 रखती हूँ। फाइन, अब मैं इसको कंपाइल करके रन करूंगी। तो इससे पहले क्लियर कर देती हूँ मैंने क्या कंपाइल, अच्छा सेमीकोलन छूट गया, हाँ, तो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पर बोल रहा है पॉसिबली लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, तो इसलिए यहाँ पर हमको ये मैसेज दे रहा है एरर की। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। अब मैं इसको वापस से कंपाइल करूंगी तो यहाँ पर वो कंपाइल हो गया, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू इसको बहुत ज्यादा दे देती हूँ जो उसके रेंज के बाहर है तो मुझे कंपाइलर एरर देता है। अगर मैं इसको अपनी रेंज में ही रखती हूँ तो फिर यहाँ पर कंपाइलर एरर नहीं देता है। फाइन, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट डेटा टाइप, जब बाइट से बड़ा हमको रखना है तो। बट सारे नंबर, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 32,000 की रेंज में ही हो, इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो उसके पास हमारी और एक डेटा टाइप आती है, वो होता है इंट। हम इंट डेटा टाइप यूज करके नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर इंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो बाइट और शॉर्ट से बड़ा है, मतलब वो हो जाएगा 4 बाइट्स। 4 बाइट मतलब 32 बीट। अब 32 बीट मतलब एक जो है हमारा वो नंबर साइन के लिए होगा, तो मतलब पॉजिटिव में एक हमारा वैल्यू घट जाएगा, तो मतलब -2^31 से लेकर 2^31 -1, ये हमारी रेंज के नंबर हो सकते हैं। मतलब क्या कि ये हो जाएगा शायद यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मतलब -2 अरब 14 करोड़ 74,83,648 से लेकर 2 अरब 14 करोड़ 74,83,647 तक की रेंज में हमारा नंबर हो सकता है अगर हम इंट लिखते हैं तो। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी भी, डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, मतलब बाइट, बाइट से बड़ा शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा इंट। जैसे हमारा नंबर है वैसे हमको डेटा टाइप्स रखने हैं। आप जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे अगर आपने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया कोई भी डेटा टाइप पे, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अनटिल एंड अनलेस आप बताओगे नहीं, वो बाय डिफॉल्ट इंट पे काम करता है। अब इससे भी बड़ा अगर मुझे डेटा टाइप चाहिए तो वो हो जाएगा लॉन्ग। लॉन्ग जो है वो उससे भी बड़ा डेटा टाइप है, न्यूमेरिक इंटीग्रल ही है, लेकिन मेरा जो नंबर है वो ये रेंज से भी बाहर है, और भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो उसके लिए मेरे पास 8 बाइट मतलब कि 64 बिट्स की मेमोरी एलोकेट होती है इसके अंदर। तो 64 बिट मतलब -2^63 से लेकर 2^63 -1, ये रेंज है हमारी। और ये जो नंबर है वो उसका रेंज आप देख सकते हो। आई डोंट नो ये कौन से इंडियन डेसिमल कन्वर्जन में किस तरह से इसको रीड करते हैं, बट ये जो रेंज है वो रेंज का हमारा नंबर हो सकता है जो हम स्टोर कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 होती है। तो इंटीग्रल में हमने देखा बाइट सबसे छोटा 1 बाइट मिलता है, फिर उससे बड़ा शॉर्ट जिसको 2 बाइट्स मिलते हैं, फिर उससे बड़ा होगा इंट जिसको 4 बाइट्स मिलते हैं, फिर उससे बड़ा लॉन्ग जिसको 8 बाइट्स मिलते हैं जब हमको इंटीग्रल स्टोर करना है। अब हम आते हैं फ्लोट पे।
अगर मेरा नंबर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है तो उसको हम स्टोर करवा सकते हैं यूजिंग फ्लोट डेटा टाइप। आप फ्लोट देखोगे तो ये हो स्मॉल केस में लिखना है, और ये जो स्मॉल केस में हम फ्लोट लिख के वेरिएबल को लिखते हैं तो स्टोरेज के लिए वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता है? स्टोरेज के लिए IEEE का 754 का स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करता है। IEEE मतलब वो एक इंस्टीट्यूट है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का इंस्टीट्यूट है। ओके, तो ये लोग डिसाइड करते हैं सारे स्टैंडर्ड्स। तो उन्होंने 754 वाला जो स्टैंडर्ड है वो फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि उसके लिए सिंगल प्रिसीजन के नंबर्स उसमें स्टोर होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करवाने के लिए 4 बाइट्स चाहिए, मतलब कि 32 बिट्स यूज करता है। और उसमें जो हमारे नंबर्स है वो आप अगर देखोगे तो साइंटिफिक नोटेशन जो हमने कहीं पे जाके स्कूल में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट मोंटेसा होता है ना, 2.3 ई ऐसा लिखते हैं, तो वो 2 ई से पहले जो लिखते हैं वो हो जाता है हमारा मेंटिसा, इसके बाद जो लिखते हैं वो हमारा हो जाता है एक्सपोनेंट, कितना करना है। तो ये फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसमें 32 बिट्स जो हमको मिले हैं उसमें से 23 बिट्स जो है वो मेंटिसा स्टोर होता है, और बाकी के जो 8 बिट्स बचे उसके अंदर क्या स्टोर करता है? एक्सपोनेंट स्टोर करता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो अंदर साइंटिफिक नोटेशन जो ई एक्सपोनेंट और मेंटिसा का फॉर्मेट है उसमें स्टोर होता है। मेंटिसा मतलब अपनी कोर वैल्यू, और फिर एक्सपोनेंट मतलब जनरली हम e टू द पावर कितना जाता है ऊपर वो हम देखते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो 3.4 e टू द पावर -38 से लेकर 3.4 e टू द पावर +38 तक की हमारी रेंज है जो नंबर में वो स्टोर करता है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी है 0.0, और फ्लोट है तो हम उसके बाजू में लिखते हैं f, क्लैरिटी के लिए कि ये फ्लोट है, नहीं तो वो डिफॉल्ट क्या लेगा? फ्लोट से बड़ा ले लेता है। तो फ्लोट इस तरह से स्टोर होता है। थोड़ा सा इसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। अब इतने पार्ट को मैं कमेंट कर देती हूँ वापस से, और फ्लोट का डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। अब फ्लोट को मुझे स्टोर करना है, तो फ्लोट माई फ्लोट इज इक्वल टू 23.4 f इस तरह से लिखते हैं, और उसको मुझे प्रिंट करना है तो system.out.println और फिर यहाँ पे माई फ्लोट। तो ये हमारा नंबर हो गया, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, सिस्टम का s छूट गया, तो सिस्टम की स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं इसको सेव करती हूँ और कंपाइल करूंगी। कंपाइल हो गया, इसको रन करेंगे तो आया 23.5। f प्रिंट नहीं करता है, वो खाली बता रहा है क्लैरिटी के लिए कि भाई f मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इस तरह से स्टोर होता है। स्टोर होता है वहां पे एक्सपोनेंट मेंटिसा फॉर्मेट है, यूजर को वो ऐसे नहीं दिखाता है। हम तो यूजर है, हमको यूज करने से मतलब है। कैसे तुम स्टोर करते हो IEEE में, कैसे उसको स्टैंडर्डाइज करके कैसे कन्वर्ट करते हो, वो हमारा कंसर्न यूज करते वक्त नहीं है। समझना जरूरी है पर यूज करते वक्त डेफिनेटली नहीं है। अब हमारा दूसरा टाइप हो गया डबल। डबल मतलब है हमारा रियल नंबर्स ही, फ्लोटिंग पॉइंट ही है, लेकिन जो हम एक साइंटिफिक एप्लीकेशन बना रहे हैं या कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद प्रिसीजन ज्यादा ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि e टू द पावर 38 से हमारा वो कंसर्न मतलब उस हमारा जो कंसर्न है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हमको और भी ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, हमको डबल प्रिसीजन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम डबल यूज करते हैं। अब ये डबल हमको जब स्टोर करना है तो डेफिनेटली हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि जो उसकी कैपेसिटी है वो फ्लोट से ज्यादा हो। फ्लोट की जो 4 बाइट थी उसकी जगह पे यहाँ पे 8 बाइट है। 32 बिट्स था, इसका यहाँ पे 64 बिट्स हो जाएगा। मतलब डबल प्रिसीजन में हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपोनेंट मोंटिसा के फॉर्मेट में ही होता है। तो मेंटिसा जो है वो 52 बिट्स होता है और एक्सपोनेंट जो है वो 52 से और मतलब कि 11 जो हमारे बिट्स बच गए उसमें एक्सपोनेंट स्टोर होगा। तो मेंटिसा 52 बिट्स में स्टोर होगा, एक्सपोनेंट जो है वो 11 बिट्स में स्टोर होता है। तो हमारा जो रेंज है वो बढ़ जाता है 1.7 e टू द पावर -308 से लेकर 1.7 e टू द पावर 308, ये हमारी रेंज। आप देख सकते हो वहां पे क्या था 3.4 और e टू द पावर 38 था।
अब यहाँ पे 1.7 e⁻308 है, तो मतलब हम सोच सकते हैं कि हमारा कितना प्रिसीजन तक वैल्यूज जा सकती है। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू है 0.0। तो ये हो गए सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो जावा में अवेलेबल है। अब इसके ऊपर मैनिपुलेशन, प्लस माइनस, कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, वो सारे आप कर सकते हो। इसमें कोई एक्स्ट्रा मेथड्स नहीं है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने देख लिए हैं, राइट। अगर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपको फर्दर कुछ डिस्कस करना है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो ये वीडियो के नीचे हमने एक डिस्कशन का बटन रखा है, उसको आप क्लिक करके वहां पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ही जैसे जो एंथुजियास्टिक फेलो लर्नर्स है उसके साथ कोड का या आपके मन में जो भी क्वेरीज है या कुछ फर्दर इलाबरेशन है उसका आप डिस्कशन कर पाएंगे। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।